हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित सब्जेक्ट के राजन सीरीज का अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का ये पहला क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा चालू खाता। जो करेंट अकाउंट होता है उस पर ब्याज नहीं मिलता, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन का लिमिट नहीं सेट होता है। आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, लाखों में ट्रांजैक्शन होते हैं। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या दूसरा है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी? तो अगर जो 300 छात्रों के लिए 15 दिन के लिए है राशन, 200 छात्र चले गए तो बचे कितने छात्र? 100 छात्र बचे, यानी 100 छात्र कितने दिन तक वो उसको खाएंगे, मतलब उस सामग्री कितने दिन चलेगी। तो इसका निकालने के लिए, इसका हल निकालने के लिए एक तरफ देखिए चार्ट बनाया है कि एक तरफ लिख देंगे आप छात्र, दूसरी तरफ राशन। इसको हम तीर द्वारा सॉल्व करते हैं कि एक अनुलोम अनुपात होता है, एक प्रतिलोम अनुपात होता है। तो अनुलोम प्रतिलोम वो होता है कि एक का मान बढ़ने पर दूसरे का मान घटता है, या दूसरे का तो यहाँ पे हम प्रतिलोम अनुपात होता है, अथवा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक का मान घटने पर दूसरे का मान बढ़ता है तो वहाँ प्रतिलोम अनुपात होता है। जैसे इसको आप समझते हैं, यहाँ पे 300 छात्र हैं तो राशन 15 दिन तक चलता था। जब 100 छात्र हुए तो राशन ज़्यादा दिन चलेगा। 100 छात्र हुए, कम हुए तो कम दिन तक नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। उल्टा हो रहा है, तो यहाँ प्रतिलोम अनुपात है। लेकिन यही होता कि 20 कलम का मूल्य 100 रुपया है तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा? तो 10, जब यहाँ संख्या 10 घटता, या ऐसे इसी में समझ लेते हैं हम, इतना ही संख्या के बराबर एग्जाम्पल लेके 300 300 मान लीजिए पेन का मूल्य 1500 रुपये है, तो 100 पेन का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ जब कलमों की संख्या घटती तो यहाँ पे पैसे भी घटते। तो इसको हम अनुलोम अनुलोम अनुपात कहते हैं। तो ऐसे में तीर लगाते हैं। जब प्रतिलोम अनुपात हो तो अपोजिट डायरेक्शन में तीर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 300 छात्र हैं तो इनकी राशन सामग्री है 15 दिनों के लिए। जब 100 छात्र हुए तो इनकी राशन सामग्री ज़्यादा दिन के लिए होगी। तो कम के तरफ तीर लगाना है हमको। तो नीचे कम है 100, ऊपर है 300, तो 100 के तरफ हम लोग तीर लगाए हैं। अब नीचे वाला जो होगा 100 छात्र हैं तो ज़्यादा दिन तक, 15 से ज़्यादा दिन तक खाएंगे, राशन चलेगी। तो तो उससे इससे कम होगा 15, तो 15 की तरफ तीर लगा है। और जिधर तीर लगा है उसको अनुपात में आप नीचे रख दीजिए, दूसरे स्थान पे नीचे रख दीजिए। तो 300/100, इधर ये एक्स वाला बड़ा होगा, x/15। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों गुणा हो ओके 100x हो गया है, और 300 गुणा 15 हो गया है यहाँ पे। जब x की वैल्यू निकालने के लिए इसको भाग में 100 भाग में चला जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 45। तो जब 100 छात्र खाएंगे उसको तो 100 छात्रों के लिए सामग्री 45 दिनों तक चलेगी। वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा है, 14 + 7x + x² में x+3 से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, इसको भाग दे देंगे। सबसे पहले भाजक की जगह पर लिखेंगे x² + 7x + 14, यहाँ पे x+3 है। अब देखेंगे पहला पद को हम लोग डिवाइड करते हैं, पहला पद को हमको हटाना होता है, काटना होता है। तो क्या इसमें पहले पद में गुणा करें कि पहला पद कैंसिल हो जाएगा? तो देखिए, अगर x बार में भाग जाए, x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, तो पहला तो कैंसिल हो जाएगा। पहले को बस कैंसिल करते हैं, दूसरा अपने आप आ जाता है। तो जो आता है घटा बढ़ा के उसमें लिख देंगे। देखिए पहला x बार में भाग जाएगा, अब इस x से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी गुणा होगा। तो इसको पहले x से गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे x², फिर इसको हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 3 से, तो 3x हो गया है। जब घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगा है, ये दोनों प्लस में है तो माइनस में बदल जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये -3 होगा, तो ये +7 है तो 7 में से -3 गया
तो 4x हो जाएगा। और इसको सेम एज इट इज उतार लेंगे तो 14x है। अब इसको फिर पहले पद को हटाना है, 4x को x दिया है तो किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, तो 4 बार में भाग जाएगा। तो इसमें 4 से गुणा किया, यहाँ लिखा 4x, और 3 से गुणा किया, 4 तिहाई 12। दोनों का चिन्ह जब घटाएंगे तो नीचे सिंपल घटाना की तरह से चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस माइनस। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 12 जा 2, तो 2 शेषफल हो जाएगा और भागफल x प्लस 4 हो जाएगा। यही दोनों पूछा था, देखिए भागफल x प्लस 4 शेषफल 2, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी आया था, तो लेकिन देखिए यहाँ अति लघुत्तरी में दिया है। तो मिश्रधन का फार्मूला होता है ए बराबर मिश्रधन अमाउंट का फार्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 पे टी। यहाँ टी है वर्ष है, समय है, और आर है जो रेट है यानी ब्याज की दर है, और पी है प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। इसके वैल्यू इसमें सबका पुट करके और देखिए सॉल्व करते हैं, क्या आता है मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज का। तो मूलधन दिया था 10,000, 1 प्लस आर बाई 10 बटे यहाँ पे रेट दर था 10 और समय था 2, सबको भर दिया, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 एकम में 10, 10 एक 11 बटे 10, और ऊपर 2 रहेगा तो 2 बार गुणा कर देंगे, 2 घात है तो 2 बार गुणा। एक 0 से 2 0 नीचे है और 2 0 ऊपर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 100 बचा, 11 गुणे 11 कितना होगा 121, और यहाँ पे 2 0 है, 100 से गुणा होगा तो 2 0 हो जाएगा, 1200 रुपया, मतलब 12,100। ये मिश्रधन आ गया। तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो मूलधन घटा देंगे, तो ब्याज बराबर मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 2100 रुपया आ गया, 2100 चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन 10,000 है, दर 10% है, और समय 2 वर्ष है, बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 100 ये है और 1 0 यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1000 को 2 में गुणा करेंगे तो 2000। तो साधारण ब्याज 2000 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछा था, तो घटा देंगे 2100 में से 2000, तो 100 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट ए माइनस 1 बाई ए इंटू एक्स माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें एक्स से गुणा कर देंगे, और जहाँ एक्स कॉमन होगा एक्स कॉमन ले लेंगे, और दूसरे पद में जो भी कॉमन होगा उसको कॉमन लेके अलग अलग कर देंगे, गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, दिया हुआ है इतना। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई गुणा ए माइनस 1 अपन ए में है, ब्रैकेट के बाहर है तो गुणा ही है, तो इसको गुणा करके लिखते हैं। तो पहला पद सेम उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए में गुणा होगा एक्स का, तो ए एक्स, और माइनस यहाँ माइनस चिन्ह है पहले, और यहाँ पे भी माइनस है बीच में 1 बाई ए के पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 बाई ए एक्स, और माइनस 1 लास्ट वाला सेम उतार लेंगे। अगले पद में देखिए आप इन दोनों में देखिए x कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स में, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ से x, और यहाँ पे a बचेगा, तो x माइनस ए हो जाएगा। इन दोनों में 1 बाई ए को कॉमन लेंगे, दूसरे में 1 बाई ए नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर आप दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 बाई ए को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 1 बाई ए कॉमन ले लिया तो x बचा, और यहाँ पे नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस ए यहाँ भी बच जाएगा। अब इन दोनों में देखिए आप x माइनस ए कॉमन है, x माइनस ए और x माइनस ए, तो कॉमन ले लेंगे x माइनस ए, और यहाँ से बचा x, और यहाँ से बचा 1 बाई ए, चिन्ह के साथ प्लस के साथ लिख देंगे, तो यही हो जाएगा गुणनखंड। अगला प्रश्न छठवां है, चित्र में AB वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है तथा कोण QPR बराबर 80 अंश, कोण PRQ बराबर 30 अंश है, कोण RPB का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिगर गलत बनाया है, ऐसे आप देखेंगे तो सॉल्व किया है, सॉल्व करने के अनुसार एक बार देख लेते हैं।
इस त्रिभुज में पी क्यू आर में बोल रहा है, पी क्यू आर में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो तीनों को जोड़ दिया है 180 अंश, तो पी का दिया है 80 और आर का दिया है 30, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो 8 3 11 110 अंश हो जाएगा। 110 अंश 180 में से घटाएंगे तो कोण क्यू का मान आ जाएगा इस 70 अंश। देखिए यहाँ पे आ गया 70 अंश आ गया, 70 अंश आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए कहा है कोण आर पी बी और कोण पी क्यू आर, यानी कोण पी और कोण क्यू आपस में बराबर कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए कोण पूछा हमसे ये है, आर पी बी पूछा है, यानी इस कोण का मान पूछा है, इस कोण का मान, और कोण का मान हम लोग निकाले हैं, कोण क्यू का मान निकाले हैं 70 डिग्री, इसका निकाले हम लोग कितना 70 डिग्री, तो वो डायरेक्ट बराबर कर दिया है इससे, आर पी क्यू से, ये कोई रिलेशन नहीं लगेगा, ये बराबर होगा ही नहीं। और इस फिगर के अनुसार ये दोनों बराबर नहीं है, और यहाँ पे एक समानांतर रेखा हम लोग खींचते हैं तब भी ये किसी भी रूल से ये बराबर नहीं होगा, यहाँ फिगर गलत बनाया है, ये सही फिगर ये वाला होगा। देखिए ऐसे फिगर रहेगा, तो सबसे पहले आप पी क्यू आर, ये पी क्यू आर त्रिभुज में त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के हिसाब से आप निकाल लेंगे इसका मान, कोण क्यू का मान निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ के 8 3 11 110 अंश 180 में से घटा दिया तो 110 अंश ये 70 अंश निकल जाएगा, 70 अंश निकल जाएगा कोण क्यू का मान। अब ये एकांतर वृत्तखंड के अनुसार कोण पी क्यू आर और आर पी बी, यानी ये वाला देखिए आर पी बी और ये वाला कोण पी क्यू आर, ये दोनों जो कोण है एकांतर वृत्तखंड के अनुसार बराबर होंगे, तो ये फिगर सही है वाला, ये आप बना लीजिएगा, गलत दिया है इसमें। प्रश्न संख्या 7 है, समानुपात के y पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में संबंध बताइए। उत्तर, किसी समानुपात में 4 पद होते हैं, प्रथम एवं अंतिम पदों को y पद तथा मध्य दोनों पदों को मध्य पद कहते हैं। जैसे 5/10 बराबर 4/8 में हुए कुल 4 पद हैं, मतलब एग्जाम्पल दिया है ये 4 पद है। देखिए इन दोनों को बस यही संबंध बता रहा है कि जो दोनों के अंदर वाले जो ये पद हैं ये मध्य पद कहलाते हैं या अंत पद या जो बाहर वाले बाह्य पद कहलाते हैं, और दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब अंत पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। देखिए बाह्य पद का गुणनफल क्या है, ये 5 है और 8 है, 8 5 40, और मध्य पदों का गुणनफल 4 दाह में 40, ये दोनों बराबर है। तो इससे संबंध ये निकलता है कि अतः बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये होता है। प्रश्न संख्या 8 है, यदि 6 साबुन का मूल्य 24 है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। 6 साबुन का मूल्य है 24 रुपया, तो एक साबुन का निकाल लीजिए 24/6, 6 चौको 24, 4 आ जाएगा, और 7 का पूछा है तो 7 में मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दीजिए, 7 चौको 28 हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा 28। देखिए निकला आया है, नहीं तो आप तीर से निकाल लीजिए, तीर लगा के, तीर विधि से, इसमें समानुपात विधि से निकालते हैं। तो इसमें देखिए, और जो 6 साबुन का मूल्य 24 है तो 7 साबुन का मूल्य ज़्यादा होगा, क्योंकि 6 साबुन का मूल्य इतना है तो एक ज़्यादा साबुन का पूछा है, तो यहाँ पे अनुकूल समानुपात है तो तीर एक ही तरफ लगेगा। देखिए यहाँ लिखा है साबुन की संख्या तथा उनके संगत मूल्य के अनुलोम समानुपात का संबंध है। तो अनुलोम समानुपात का संबंध है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक जब संख्या बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ेगा। 6 साबुन का मूल्य 24 रुपया, तो 7 साबुन का मूल्य ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा की तरफ हम लोग तीर लगाए हैं, एक्स की तरफ। किसी एक तरफ लगा सकते हैं आप, दोनों ऊपर भी लगा सकते हैं। जब अनुलोम समानुपात हो तो किसी एक तरफ लगा देंगे, तो ज़्यादा की तरफ लगाएंगे तो इधर भी ज़्यादा की तरफ लगाएं, 7 नीचे 7 ज़्यादा है, और यहाँ पे एक्स का मान जो आएगा वो ज़्यादा होगा। अब हम 6 संबंधे 7 कर देते हैं, इधर 24 संबंधे एक्स कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का, तो बाह्य पद है 6 × x बराबर
7 गुणे 24। अब x का मान निकालने के लिए 6 से भाग दे देंगे, 6 चौको 24 और 7 चौको 28, तो 28 रुपया आ जाएगा 7 साबुन का मूल्य। तो यहाँ पे है फिर प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि जब जब समय दिन कम लगेगा, 6 दिन में बनाने के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी। एक का मान घट रहा है तो दूसरे का मान बढ़ रहा है। देखिए समय 10 दिन लग रहा है तो मजदूरों की संख्या कम है, जब समय 6 दिन लगेगा तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप किधर भी लगा सकते हैं। एक का नीचे लगा दीजिए, एक का ऊपर लगा दीजिए, या पहले का ऊपर लगाइए तीर तो दूसरे का नीचे लगा दीजिए। तो तीर दोनों का अपोजिट साइड में होना चाहिए, मतलब विलोम ऊपर नीचे होना चाहिए। तो कम के तरफ लगाया है, नीचे देखिए 6 है तो यहाँ पे इसका मान कम होगा, ये ज़्यादा मान होगा। तो 10 6 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा कौन होगा, x होगा, तो x संबंध 12। तो 10 गुणे 12 बराबर 6 गुणे x। तो x का मान निकालने के लिए 6 से भाग दे दिया जाएगा, 6 दूना 12, 10 दूना 20, 20 मजदूरों की आवश्यकता होगी 6 दिन में काम पूरा करने के लिए। प्रश्न संख्या 10 है। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। जब 10 मजदूरों की संख्या है तो 2 दिन में हो रहा है, तो 2 मजदूर हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि 10 मजदूर थे तो 2 दिन में ख़त्म कर दे रहे थे। लेकिन जब मजदूरों की संख्या कम है तो दिनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कम की तरफ तीर लगाया है, देखिए नीचे कम है, इधर ऊपर कम होगा, नीचे वाला जो x का मान आएगा ज़्यादा होगा। तो 10 संबंधे x, 10 संबंधे 2 संबंधवान x संबंधे 2। तो x की वैल्यू 10 गुणे 2 बराबर 2 गुणे x। x का वैल्यू निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। दो मजदूर 10 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। यहाँ लिखा भी है 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर 10 दिन में कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 11 है। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। सेम है मजदूरों की संख्या और समय दिन, ये भी प्रतिलोम समानुपात है। 6 मजदूर हैं तो 7 दिन में कमरा को बना सकते हैं, तो 21 जब मजदूर है तो वो कम दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा की तरफ तीर लगाया है, तो 21 की तरफ इधर ये 7 संख्या ज़्यादा होगी, ये जो x का मान आएगा कम आएगा। तो 6 संबंध 11 संबंधवान x संबंध 7, तो 6 गुणे 7। y पदों का देखिए, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल 21 गुणे x। x का मान निकालने के लिए पक्षांतर होगा, तो 21 से भाग चला जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 21 से भाग दिया गया है, 6 गुणे 7 बटे 21, तो 7 त्रिका 21 और 3 दूना 6, तो 2 दिन आ जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 12 है। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी करती है, तो उसी चाल से वह 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। यहाँ पे समानुपात है, अनुलोम समानुपात है। 2 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में ज़्यादा दूर तय करेगी। जब समय घंटा बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है साथ साथ, तो एक तरफ किधर भी तीर लगा देंगे, नीचे है तो अनुलोम समानुपात है। 2 संबंध 5 संबंधवान 120 संबंध x। तो आप यहाँ पे y पद का गुणा हो जाएगा, अंत पद का गुणा हो जाएगा, बराबर करके 2 गुणे x बराबर 5 गुणे 120। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप 2 को पक्षांतर करके भाग में इधर ला देंगे। x बराबर 5 गुणे 120 बटे 2, 2 से कट जाएगा ये 120 60 बार में, 60 बार में। तो 60 बार में 6 पचे 30, 300 किलोमीटर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसी चाल से वह 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इतना आप लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे आंसर लिख देते हैं तब भी सही होगा आपका। मैथ में लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया जाता है ज़्यादा। प्रश्न संख्या 13 है। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा। यहाँ भी अनुलोम समानुपात है।
एक तरफ लिखा चाय का मात्रा किलोग्राम में, दूसरी तरफ मूल्य है। जब 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बढ़ेगा। जब ये किलोग्राम का मात्रा बढ़ रहा है तो रुपये का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ अनुलोम समानुपात है, तो एक तरफ तीर लगा देंगे किधर भी, तो नीचे तीर लगा दिया दोनों के ज़्यादा के तरफ। तो यहाँ पे वही है, वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। 4 गुणे एक्स बराबर 12 गुणे 420। एक्स का मान निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे, 4 तिहाई 12, और जब गुणा करेंगे 42 में 420 में 3 का तो 1260 होगा। 1260 रुपया 12 किलोग्राम चाय का मूल्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, समानुपात किसे कहते हैं? उत्तर, यदि दो अनुपात समान है तो वे समानुपात कहलाते हैं। जैसे 5/10 गुणे 4/8, ये कैसे बराबर है देखिए। और जो हम काटते हैं यहाँ पे 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो एक संबंधित 2 आ जाएगा। और 4 भी भले अलग अंक अलग अलग है, लेकिन इसका अनुपात जब जब काट के बराबर करेंगे, जब काटेंगे तो बराबर आएगा। 4 से काटेंगे, 4 का में 4, 4 दूना 8, इसका भी अनुपात आ गया एक संबंधित 2, और इसका भी अनुपात आ गया एक संबंधित 2। तो इसको हम समानुपात कहते हैं। नीचे लिखा है, उपयुक्त उदाहरण से पता चलता है कि दोनों स्थितियों में परिणाम एक संबंधित 2 है, अतः दोनों अनुपात समानुपात है। प्रश्न संख्या 15 है, अनुलोम समानुपात को स्पष्ट करें। उत्तर, जब दो राशियां x व y इस प्रकार से संबंधित हों कि x के पढ़ने नहीं होगा, बढ़ने होगा यहाँ पे, बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोम समानुपात कहलाती हैं, तथा इस तरह के संबंध को अनुलोम समानुपात कहा जाता है। अनुलोम समानुपात को सीधा अनुपात कहते हैं। अनुलोम समानुपात के दोनों राशियों को एक दिशा में इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, जब एक राशि का मान बढ़े तो दूसरे का भी बढ़े। जैसे 6 किलोग्राम का चाय का मूल्य इतना रुपये है तो 8 किलोग्राम का तो ज़्यादा होगा, तो ये अनुलोम समानुपात हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, प्रतिलोम समानुपात को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रतिलोम समानुपात को उल्टा समानुपात भी कहा जाता है। इस प्रकार के समानुपात में एक राशि x का मान बढ़ने पर y का मान घटता है, तथा y का मान घटाने पर x का मान बढ़ता है। प्रतिलोम समानुपात की दोनों राशियों को विपरीत दिशाओं से इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक का मान बढ़ेगा, घटेगा तो दूसरे का मान बढ़ेगा। हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किया है, आगे भी देखिए आया हुआ है। प्रश्न संख्या 17 है, एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? हल, छात्रावास में 30 छात्र के आ जाने पर छात्रावास में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? 50 धन 30। पहले 50 थे, 3 आ जाएंगे, 30 और आ जाएंगे तो 80 हो जाएगी, यानी 80 का पूछ रहा है। तो जब 50 छात्र थे तो भोजन सामग्री 40 दिन के लिए थी। जब 80 छात्र होंगे तो भोजन सामग्री कम दिन की होगी, खत्म हो जाएगा पहले ही। तो यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात है तो विपरीत दिशा में तीर लगा देंगे, किधर भी लगा देंगे। अगर ज़्यादा की तरफ लगाएंगे तो देखिए नीचे 80 है, ज़्यादा है, और यहाँ पे ऊपर 40 ज़्यादा होगा, क्योंकि जो x का मान आएगा कम दिन का आएगा। 80 छात्र जब खा रहे हैं तो कम दिन में सामग्री खत्म हो जाएगी, तो ज़्यादा की तरफ तीर लगा दिया। वो अपने आप उल्टे में चला जाएगा। आप एक तरफ लगाएंगे ना ज़्यादा की तरफ तो उल्टा हो जाएगा, कम की तरफ लगाएंगे तब भी उल्टा तीर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 50 संबंधे 80 बराबर x संबंधे 40। अब y पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल से 50 गुणे 40 बराबर 80 गुणे x। x का वैल्यू निकालने के लिए आप 80 से दूसरे तरफ पक्षांतर करके भाग दे देंगे, तो भाग चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 40 दूनी 80, 2 बार में काट दीजिए, और 50 कटेगा 2 से 25 बार में, तो 25 दिन आंसर हो जाएगा। जब 30 छात्र और आ जाएंगे तो जो भोजन सामग्री है 25 दिन में खत्म हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18 है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम उसको बोलते हैं कि कोई भी संख्या दिया है, उसमें हम कोई भी अंक दिया है, संख्या दिया है, उसमें किससे गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 1 कैसे आएगा? 2 गुणे x बराबर
1। तो x बराबर, देखिए 2 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा, बराबर के उधर पक्षांतर हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। और प्रश्न संख्या 19 है, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? उत्तर 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 होगा। तो कैसे होगा? तो 1/2 में क्या गुणा करें, तो गुणे x कर दें तो मान 1 आ जाए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 1/2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 1/2 तो नीचे है 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 आया हुआ है। ऐसे ही है, प्रश्न संख्या 20 है, tan इनवर्स का परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। tan इनवर्स को -1 घातों का मतलब वो है बट्टे के रूप में है, तो उसको लिखेंगे हम 1/10 के रूप में लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, 10 पे -2 घात यानी को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको भी भिन्न में लिखेंगे, तो जो -2 है तो नीचे आ जाएगा, बट्टे में 1/10 पे 2 घात हो जाएगा। तो 2 घात का मतलब होता है 10 का 2 बार गुणा, तो 10 × 10 करेंगे तो 100 होगा, तो 1/100। प्रश्न संख्या 22 है, 12 गाय अथवा 8 भैंस एक चरगाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंस उसको कितने दिन में चर सकेंगी? तो यानी देखिए 12 गाय जितना चर रही हैं, तो अथवा दिया है, अथवा 10 दिन में चर सकती हैं, लेकिन 8 भैंसे ही मिलके वो भी 10 दिन में चर दे रही हैं, यानी भैंस ज़्यादा खा रही हैं। तो इसका मतलब कि जितना 12 गाय मिल के खा रही हैं उतना 8 भैंसे मिल के खा रही हैं। तो 12 गायों का चरना बराबर 8 भैंसों का चरना, ये दोनों बराबर है। अब एक गाय का चरना बराबर 12 से भाग दे देंगे तो 8/12 भैंस का चरना हो जाएगा। अब 3 गाय का चरना निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 गाय और 3 भैंस का पूछा है, ठीक है। तो 3 गायों का चरना निकाल लेंगे तो 8/12 × 3, तो 3 चौको 12, 4 दूना 8, 2 भैंसों का चरना, यानी जो 3 गाय हैं 2 भैंस के बराबर चरेंगी। क्योंकि हमको निकालने के लिए दोनों का मान या तो भैंसों में नहीं तो गायों में बराबर करना पड़ेगा, तो हम गायों को ही भैंसों के बराबर कर लेते हैं और भैंसों का ही निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है 3 गाय और 3 भैंस, तो भैंस ऑलरेडी है, और 3 गाय कितने की भैंस के बराबर है, तो 2 भैंस के बराबर है, 2 भैंस के बराबर चर रही हैं। तो अब फाइनली क्या पूछा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 3 गाय और 3 भैंस उसको कितने दिनों में चर सकेंगी? तो 3 गाय प्लस 3 भैंस का चरना बराबर 2 भैंस का चरना धन 3 भैंस का चरना, क्योंकि देखिए ये तो 3 भैंस दिया ही है और 3 गाय दिया है, तो इसको हम भैंस के रूप में बदल रहे हैं, तो बदला हुआ है ऑलरेडी, ऊपर हम लोग बदल लिए हैं। 3 गायों का चरना आया है 2 भैंस के चरने के बराबर, तो यहाँ पे 2 भैंस लिख सकते हैं, 2 भैंस का चरना, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2 और 3, 5 भैंस का चरना। तो 5 भैंस का चरना, यानी फाइनली हमको यही पूछा है ना, पूछा तो ये है लेकिन भैंस के फॉर्म में हम निकाले हैं, तो 5 भैंस का चरना हमको निकालना है। 8 भैंस का दिया ही हुआ है, तीर के माध्यम से इसको सॉल्व कर देंगे समानुपात के विधि से। देखिए एक तरफ भैंस है और एक तरफ दिन है, 8 भैंस का कितने दिन में चरती हैं, 10 दिन में, ऊपर दिया हुआ है। और नीचे हम लोग को 3 गाय और 3 भैंस का निकालना है, तो 3 गाय 2 भैंसों के बराबर है, तो 2 और 3 मिलके 5 भैंस हो जा रही है, तो 5 भैंस कितने दिन के बराबर, कितने दिन में चरेंगी, तो ये ज़्यादा दिन में चरेंगी, क्योंकि भैंस जब यहाँ 8 थी तो 10 दिन में, जब भैंस की संख्या घट रही है तो वो ज़्यादा दिन में चरेंगी। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, तो अपोजिट साइड में डायरेक्शन में तीर लगेगा, कम के तरफ तीर लगा रहे हैं, तो नीचे 5 कम है, ऊपर 10 दिन कम होगा, क्योंकि जो नीचे का वैल्यू x आएगा ये ज़्यादा आएगा। अब समानुपात में लगा देते हैं, 8 = 5, जो 8 वाले को पहले, ज़्यादा वाले को पहले लिखते हैं, तो 8 = 5, समानवान x ज़्यादा होगा, x = 10। अब y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो x बराबर हो जाएगा 8 × 10 / x, यानी x
5 गुणे x आएगा तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 पक्षांतर होगा, भाग चला जाए, भाग दे देंगे 5 से, 5 दूना 10, 8 दूना 16 दिन आ जाएगा आंसर। तो 12 गाय 8 भैंसे 1 चरगाह को 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंसे उसको 16 दिन में चरेंगी। अब लिख देंगे, चाहे तो लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, 5 पे 5 घात भागे 5 पे 3 घात को ज्ञात कीजिए। तो 5 को 5 पे 5 घात का मतलब 5 बार गुणा, तो देखिए ऊपर 5 बार गुणा किया, 1 2 3 4 5 बार। नीचे भाग देना है तो भाग का चिन्ह बट्टा, 5 पे 3 घात 3 बार गुणा, और 3 से 3 कट जाएगा 3 बार वाला, तो 5 गुणे 5 बच जाएगा, 5 पचे 25। तो 2 बार गुणा है तो इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं 5 पे 2 घात, तो ये आंसर हो जाएगा 5 पे 2 घात। प्रश्न संख्या 24 है, 1/8 गुणे 3 पे -3 का सरलीकरण कीजिए। तो 1/8 गुणे 3 पे -3 का मतलब वो भी बट्टा में है और 3 पे 3 घात है। देखिए 1/8 गुणे 1/3 पे 3 घात, तो ये हो जाएगा 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 पे 3 घात, और गुणे है 1/3 पे 3 घात, और तीनों को गुणा करना है तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 दोनों को गुणा कर देंगे, आधार सेम है तो आधार का गुणा होगा 1/6, और दोनों पे 3 घात है तो इसका ओवरऑल 3 घात लगा देंगे सब पे, टोटल पे। देखिए यहाँ पे आधार बराबर है तो 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, 2 गुणे 3 ओवरऑल उसका घात हो जाएगा तो 1/6 पे 3 घात हो जाएगा, इसका सरलीकरण रूप हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, 3 पे -2 घात गुणे 3 पे 5 घात का मान बताइए। हल है 3 पे -2 घात गुणे 5 पे +5, जब बेस समान हो, आधार समान हो, देखिए आधार समान है 3 और 5, तो दोनों का घात जुड़ जाता है, जितने भी होंगे जिनका घात बेस समान होगा आधार, तो उसका घात जुड़ जाएगा, तो घात जोड़ेंगे तो -2 धन 5, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और प्लस वाला का मान ज़्यादा है तो चिन्ह भी प्लस रहेगा, तो इसको हम 3 घात मतलब 3 बार गुणा कर दिए हैं 3 का, तो 3 3 का 29 27, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। उत्तर, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/a या a इनवर्स होगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब a में किससे गुणा करें, गुणे x से कि मान 1 आ जाए, तो x बराबर a, इधर गुणा में है उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/a, इसको a इनवर्स भी लिखते हैं -1। प्रश्न संख्या 27 है, धन निकालने की विधियां कौन कौन है। उत्तर, आहरण फॉर्म द्वारा, दूसरा चेक द्वारा, और तीसरा एटीएम द्वारा। आप एटीएम द्वारा धन निकाल सकते हैं, चेक द्वारा निकाल सकते हैं, आहरण फॉर्म मतलब एक विड्रॉल जो फॉर्म भर के निकालते हैं उससे भी निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, चेक कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। उत्तर, चेक 3 प्रकार का होता है, अ बियरर चेक, ब आदेशित चेक, स क्रॉस चेक या रेखांकित चेक। आगे आएगा तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी लघु उत्तरी में भी ये प्रश्न आया हुआ है, जब आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। प्रश्न संख्या 29 है, वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता खोलने पर 1 वर्ष में कितना सेवा शुल्क लेता है। तो 50 रुपया लेता है, यानी आप चालू खाता जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो अपनी मैसेजेस चार्ज है, जो भी उसका जो बैंक का जो चार्ज है वो 50 रुपया लगता है, इतना आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ ये पहला क्लास ख़त्म होता है, कल हम लोग इसका सेकंड क्लास करेंगे, और कल के क्लास में हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न खत्म कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में अति लघु उत्तरी प्रश्न को खत्म कर लेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सुझाव भी दे सकते हैं, ज़्यादा डिटेल तो नहीं हो गया है, ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डीप में मैं जाके मतलब एक एक चीज़ बता रहा हूँ, और जो ऐसा होगा तो आप बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से मैं और तेज़ बताऊँगा। मतलब आप कोई सुझाव हो अपने तरफ से तो आप दे सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।